नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद ICS लखनऊ। आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं। जैसा कि आपने देखा, सुना, पढ़ा और लिखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त के पदों पर नियुक्ति करने के संबंध में एक कॉलेजियम जैसी व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है। ये कॉलेजियम एक मल्टी मेंबर्ड ग्रुप होगा, बहुसदस्यीय समूह होगा, जो उसी तरीके से नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को अपना परामर्श देगा जैसे कि CBI के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है। दरअसल हमारे संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 में इन पार्ट 15 अंडर आर्टिकल्स 324 टू 329 इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए प्रावधान किए गए, जिसमें यह कहा गया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अगर आवश्यकता पड़ती है तो अन्य सदस्यों की नियुक्ति बतौर निर्वाचन आयुक्त की जा सकती है। लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, तरीका क्या होगा, प्रोसेस किस तरीके से उसको किया जाएगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया और ये व्यवस्था दी गई कि भविष्य में संसद इस पर कानून बनाएगी। हालांकि जब संविधान सभा में इस विषय पर बातचीत हो रही थी तो उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये मुद्दा बड़ा ज़ोर शोर से उठा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे मेंबर्स जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको कैसे अपॉइंट किया जाए। उस समय तक संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्यों का ये मानना था कि पार्लियामेंट के 2/3 बहुमत से, मिनिमम 2/3 मेजॉरिटी, जो नाम भारत सरकार को प्रधानमंत्री के ज़रिए राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा, राष्ट्रपति उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर बतौर मेंबर अपॉइंट करेंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इस बात को स्वीकार नहीं किया गया और केवल इतना अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक 324 टू 329 में जो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेकर 324(2) और 324 सब क्लॉज 5 में व्यवस्था की गई, उसमें आर्टिकल 324(2) में अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 324 सब क्लॉज 5 में सैलरी और सर्विस कंडीशंस के बारे में, सेवा शर्तों के बारे में प्रावधान किया गया है। और इस तरह से आज़ादी के बाद 25 जनवरी 1950 को ऑन 25 जनवरी 1950 चुनाव आयोग का गठन किया गया और इसलिए हम लोग प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। और प्रथम चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री सुकुमार सेन बनाए गए। तब से 1950 से 1993 तक यही व्यवस्था चलती चली आई, जिसमें कि आमतौर पर लॉ मिनिस्टर यूनियन गवर्नमेंट के जो हैं वो एक नाम प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपने नाम के कई समूहों में से भेजते हैं और प्राइम मिनिस्टर उनमें से जिसको किसी को चुनते हैं वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उनका अपॉइंटमेंट कर देते हैं। लेकिन जब TN शेषन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने तो उनकी कार्यशैली को लेकर, उनके काम करने के तौर तरीक़ों को लेकर और जिस तरीके से उन्होंने अपने पद पर रहते हुए संवैधानिक शक्तियों और प्रावधानों का प्रयोग करके चुनाव सुधारों के लिए बहुत आवश्यक और सख्त कदम उठाए, तो उस समय के जो राजनीतिक दल और राजनेता थे उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अधिकारों और उनके विवेक और उनकी संवैधानिक शक्तियों पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाए। और इस तरीके से फिर एक अमेंडमेंट एक्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर 1989 में पास हुआ और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से 1994 से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 और मेंबर्स बतौर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाने लगे और आज लगभग 30 साल से व्यवस्था चली आ रही है जब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 मेंबर्स बतौर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं।
लेकिन हाल के वर्षों में इस तरीके के आरोप सरकार पर लग रहे थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट्स में पॉलिटिकल इक्वेशंस के आधार पर, राजनीतिक समीकरणों के आधार पर उनकी नियुक्ति की जा रही है, न कि योग्यता के आधार पर। और जो कई पुराने चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स आज रिटायरमेंट के बाद अपना पोस्ट रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति का जीवन जी रहे हैं, उनका भी ये कहना था कि चूँकि हमें एक सरकार विशेष के द्वारा विशेष परिस्थितियों में नियुक्त किया जाता था, तो फिर हम लोग चाहे कितना भी स्वतंत्र और स्वायत्त होकर बिना किसी भय, पक्षपात और दबाव के बेहतर काम करें, तब भी हमारे ऊपर ये आरोप लगता था, ये शंका रहती थी, इस तरीके का हमारे ऊपर शको शुबहा रहता था कि इन्हें जिस सरकार ने नियुक्त किया है दरअसल ये उस सरकार के आदमी हैं। जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस या दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, दे शुड बी लाइक Cinderella's character. No one should be able to raise even a single finger on their character, conduct and behavior. तो उनका जो पूरा चरित्र है, व्यवहार है, वो आदर्श रूप में ऐसा होना चाहिए कि कोई भूल कर भी उनके ऊपर शक शुबहे की एक उंगली भी न उठा सके। और इस तरह से एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में पिछले कुछ दिनों पहले दाखिल हुई, जिस पर जस्टिस KM जोसेफ की अध्यक्षता में 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी। और इस 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक यूनैनिमस जजमेंट, एक सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि अब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में एक मल्टी मेंबर्ड बॉडी जैसा कॉलेजियम बनाया जाएगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, इसके अध्यक्ष और लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में नेता विपक्ष। और अगर किसी वजह से किसी भी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा में नेता विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने लायक पर्याप्त संख्या में सीटें नहीं मिलती हैं, तो जो लोकसभा में सबसे बड़ा राजनीतिक दल होगा उसके नेता को बतौर सदस्य इस कॉलेजियम में रखा जाएगा और ख़ुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस कॉलेजियम के मेंबर होंगे। और इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 3 लोगों का जो समूह है या कॉलेजियम है, ये राष्ट्रपति को जिनके नाम की सिफारिश भेजेगा, राष्ट्रपति उनको ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर बनाएंगे। इससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में एक खुलापन और पारदर्शिता की स्थिति प्राप्त होगी। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप नहीं लगेंगे कि ये राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं, और एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वायत्त निर्वाचन आयोग की स्थापना में यह एक दूरगामी और निर्णायक कदम साबित होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह भी कहा है कि जब तक पार्लियामेंट कोई कानून इस विषय पर नहीं बना देती, तब तक ये व्यवस्था लागू रहेगी और संसद को ये पूरा अधिकार है कि वो भविष्य में निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को लेकर कोई भी विधि बना सकती है, कोई कानून बना सकती है, उनके वेतन और सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधान को लेकर कानून बना सकती है। और जब तक संसद द्वारा ऐसा कानून नहीं बनाया जाता, तब तक सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने जो दिशा निर्देश सरकार को जारी किए हैं, उसी आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी। मैं समझता हूं ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है और इसका आने वाले समय में बहुत ही सकारात्मक और दूरगामी प्रभाव होगा। धन्यवाद। जय हिंद।